हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी अप टू सक्सेस। दोस्तों, अभी तक अपन ने इंडियन हिस्ट्री के 2 लेक्चर अपन ने कवर कर लिए हैं। पहले लेक्चर में अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था इंडियन हिस्ट्री का। दूसरे लेक्चर में दोस्तों अपन ने बात की थी सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री को, अर्थात कि कहाँ कहाँ से इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें सोर्सेज मिलते हैं, उनके बारे में अपन ने जानने का प्रयास किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास को स्टार्ट करने वाले हैं। अपन ने एक इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में पढ़ा था कि प्राचीन भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में 3 मेजर पोर्शन में डिवाइड किया था। वो कौन कौन से, तो आपको मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वो थे दोस्तों प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। कहने का मतलब ये है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इनको अपन ने अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया था। किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अब याद रखेंगे कि जिस काल की हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं और जिस काल के हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, उसके आधार पर तीनों को अपन ने डिवाइड किया था। जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल को अपन उस काल को रखते हैं जिस काल में मनुष्य की जितनी भी घटनाएं होती है उसके हमारे पास कोई भी एविडेंस या रिटन एविडेंस मौजूद नहीं है। केवल और केवल हम अवशेष के आधार पर ही ये डिसाइड करते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल था। वहीं आद्य ऐतिहासिक काल की अपन ने डिवाइड किया था। उसमें अपन ने पढ़ा था दोस्तों कि जिस काल में लिपि का आविष्कार हुआ लेकिन हमने उसकी लिपि को अभी तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की है, उस काल को अपन ने आद्य ऐतिहासिक काल बोला था। और ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल अपन ने बोला था किस काल को, कि जिस काल की हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं और उस काल की हमें लिपि भी हमारे पास मौजूद है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल से। ठीक है, चलिए एक बार ओके, प्राग ऐतिहासिक काल से अपन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर पहला है हमारा जो डिवाइड किया था अपन ने, पहला ही है क्या? प्राग ऐतिहासिक। आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाती चलिए। प्राग ऐतिहासिक काल अर्थात इस काल की क्या विशेषता है, तो आप लिखिएगा अपने नोट्स में। इस काल के हमें कोई भी लिखित क्या नहीं मिले हैं, तो साक्ष्य नहीं मिले हैं। अर्थात अपन केवल और केवल अवशेषों के आधार पर इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसके संबंध में प्राग ऐतिहासिक काल के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बोलता है कि प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसे बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए प्राग ऐतिहासिक काल के जनक कौन हैं, तो आप लिखिए अपने नोट्स में फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। अर्थात भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसे बोला जाता है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट, वो एक अंग्रेज अधिकारी है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। इसको प्राग ऐतिहासिक काल के पिता बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, तो आप याद रखेंगे इन्हीं व्यक्ति ने 30 मई, कब, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मई 1863 को एक हैंड एक्स अर्थात हस्त कुल्हाड़ी की खोज की थी। काय की खोज की थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हस्त कुल्हाड़ी या इसे इंग्लिश में हैंड एक्स भी बोलते हैं। इसकी खोज की थी 30 मई 1863 को सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। और ये हस्त कुल्हाड़ी कहाँ से मिली थी, तो तमिलनाडु के निकट। कहाँ पे? तमिलनाडु, उस समय मद्रास को बोला जाता था तमिलनाडु। ठीक है, वहाँ पर मद्रास में एक स्थान है पल्लवरम। पल्लवरम से ही हमें हैंड एक्स के बारे में जानकारी या एविडेंस मिले हैं, जो कि किस काल के हैं, प्राग ऐतिहासिक काल के हैं। और सबसे पहले हैंड एक्स को किसने खोजा था, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा था। इसलिए दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फुट को अपन क्या बोलते हैं, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। इतना आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से इन महाशयों से एक क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकता है।
अगला है दोस्तों, अगला पॉइंट प्रागैतिहासिक काल में आप याद रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। कौन थे भाई अलेक्जेंडर कनिंघम? तो ये एक अंग्रेज थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है, अर्थात फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या इंडियन आर्कियोलॉजिकल का फादर किसे बोला जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है। तो एक और पॉइंट आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, फादर ऑफ इंडियन। काफ़ी ज़्यादा बार दोस्तों ये एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजी या भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व का जनक। कौन है भारतीय पुरातत्व का जनक? तो याद रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, इतना प्रागैतिहासिक काल में ये पॉइंट है कुछ, इसको आप लिख लीजिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो बराबर बन रही कि नहीं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपन बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल को ही फिर से दो मेजर पोर्शन में डिवाइड करते हुए अपन ने इनको दो भागों में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक होता है अपना पाषाण काल, एक क्या होता है? फर्स्ट है हमारा क्या? पाषाण काल। ठीक है, और दूसरा है क्या? ताम्र युग बोलना चाहिए, या इसे अपन मेटल एज ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा मतलब बोलना चाहिए सही तरीके से अपन इसको क्या बोलेंगे? मेटल एज, अर्थात क्या? धातु युग। प्रागैतिहासिक काल को फिर से दो भागों में डिवाइड किया है, पाषाण काल में और धातु युग में। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, अपन इसे डिवाइड नहीं भी करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हुआ क्या था, आपको ये याद रखना है कि जब मनुष्य पत्थरों के औजार का यूज़ करेगा, अर्थात उसके औजार काय के होंगे? पत्थर के होंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पाषाण काल बोलेंगे। और जैसे ही जब धातु का आविष्कार हो जाएगा भारत में और जब एंटर करेंगे अपन धातु युग में, तो इस काल में अपन मोस्टली इम्पोर्टेंट जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके पूर्व की जो बातें हैं धातु युग में पढ़ेंगे, और कुछ सिंधु घाटी सभ्यता की जो बातें हैं आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। तो यहाँ से दोस्तों कई बुकों में ये भी लिखने को मिला है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है किस युग में आती है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है कि बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में रखा गया है। तो दोस्तों कई जो बुकों में हमें प्रागैतिहासिक काल भी मिलता है, एक फेमस बुक है, आप पढ़ते होंगे, वहाँ पर प्रागैतिहासिक काल लिखा है। मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ये कहना गलत होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता अपने उत्कर्ष पर पहुंची थी वो आद्य ऐतिहासिक काल में पहुंची थी। और आपको पता होगा जब तक कोई भी लिपि का आविष्कार नहीं होगा तब तक अपन उसको नहीं बोल सकते कि वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, क्योंकि आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता की हमें लिपि की खोज उसकी हो चुकी है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से हमें लिपि भी मिली है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, पाषाण काल उसको बोलेंगे जिसमें मनुष्य अपने पत्थरों का उपयोग करके औजार बनाएगा, और जो लोहे का जब उसके औजार काय के होंगे? लोहे के होंगे, तो उस काल को अपन धातु युग बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अब सबसे पहले पूरा पाषाण काल की। फिर से आपको एक और डिवाइडेशन बता देता हूँ। पाषाण काल को भी तीन भागों में डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं, ये तो हालांकि मैंने बता चुका था। एक होता है पूरा पाषाण काल, आप कॉपी में लिख लीजिए, यहाँ पर भी नोट से बना के, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इनकी सभी हम विशेषताएं देखने का प्रयास करेंगे आज। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपने इस फर्स्ट पॉइंट को, पूरा पाषाण काल के बारे में। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा। ओके, तो बात करते हैं अपन अब पूरा पाषाण काल की। अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्रागैतिहासिक काल। देखिए, बार बार मैं दोस्तों रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। आप अगर ध्यान से ये वीडियो को देखते हैं तो आपको फिर से याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बशर्ते क्या है, आपको ध्यान से वीडियो ये देखना पड़ेगा। ऐतिहासिक काल, ठीक है,
इसमें पहले बात करते हैं अपन अब काय की, पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल के सबसे पहले टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड आता है दोस्तों, आप लिख लीजिए। इसका टाइम पीरियड अपन कैलकुलेट करते हैं अननोन पीरियड से लेकर, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि पूरा पाषाण काल की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। एक भारतीय इतिहासकारों ने या विश्व के इतिहासकारों ने ये एक अनुमान लगाया कि हो सकता है कि कुछ समय साल पहले, बहुत साल पहले से लेकर 8000 साल पहले तक, अर्थात ईसा मसीह को जब टाइम रहेगा 8000 साल, उस समय हमारे जो भारतीय भूभाग पर पूरा पाषाण काल चला। इसकी क्या क्या विशेषता थी, तो सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे ये लिखना है कि इस काल में जो मनुष्य हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, शिकारी हुआ करता था। अब देखिए, इसे याद करने का एक तरीका ये है दोस्तों, इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, शिकारी हुआ करता था, ठीक है। क्योंकि उस समय पूरा पाषाण काल में कोई लिपि तो थी नहीं और कोई मनुष्य का स्थायी निवास नहीं हुआ करता था। जहाँ भी मानव जाता था वहीं पर खाता था, वहीं पर रहता था, वहीं सो जाता था। अगले दिन फिर से शिकार करने के लिए कोई अलग स्थान पे जाता था। इसलिए दोस्तों शिकारी होने के कारण ही मनुष्य की स्थायी निवास की प्रवृत्ति पूरा पाषाण काल में हमें नहीं मिलती है। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये भी आप लिख सकते हैं कि इस काल में मनुष्य का कोई भी स्थायी निवास नहीं था। अगला पॉइंट आप याद रखेंगे, ये काल मुख्य रूप से खाद्य संग्रहण पे आधारित था। ये काल किस पे आधारित था, खाद्य संग्रहण पर आधारित था। अगला पॉइंट है इस काल का आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट ये है कि मैंने जो बताया, इस काल में जो औजार हुआ करते थे वो किसके थे, इस काल के औजार पत्थर के थे। और कौन सा पत्थर, तो मेनली क्वार्टजाइट पत्थर था। क्या था, क्वार्टजाइट पत्थर। क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करके मनुष्य जो है अपने औजार पत्थरों के थे, ठीक है। और इनके औजारों का आकार दोस्तों काफ़ी बड़ा था। अर्थात पूरा पाषाण काल में जो औजार मनुष्य के द्वारा उपयोग किए जाएंगे, हालांकि तीनों, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों ही काल में जो औजार काय के रहेंगे, पत्थर के रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे उनका साइज रेड्यूस होगा, फॉर एग्जाम्पल आप बात करेंगे दोस्तों मध्य पाषाण काल की, तो उसमें साइज जो औजारों का थोड़ा छोटा हो जाएगा, जिसके कारण उसे माइक्रोलिथ औजार बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नव पाषाण काल में और ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, एक आकार औजारों को दे दिया जाएगा, एक शेप में औजार आ जाएंगे। तो उसके आधार पर अपन डिवाइड करते हैं। तो औजार काय के हुआ करते थे, इसके पत्थरों के हुआ करते थे। क्वार्टजाइट पत्थर के औजार थे। और औजार में कौन कौन से हैं आपको याद रखना है। दो औजार हमें पूरा पाषाण काल के दो औजार मिले हैं। एक तो चॉपर, एक का नाम क्या है चॉपर, आप, और दूसरे का नाम क्या है हैंड एक्स। मैंने अभी आपको बताया हैंड एक्स के बारे में, जो कि पल्लवरम, तमिलनाडु के मद्रास में पल्लवरम से मिला है ये हैंड एक्स। और चॉपर दोस्तों आपको याद रखना है, ये कहाँ से मिला है, तो ये सोहन वैली से मिला है। अर्थात सोहन जो नदी है, सोहन नदी घाटी से हमें क्या मिला है, काय के साक्ष्य मिले हैं, चॉपर के साक्ष्य मिले हैं। तो क्वेश्चन यहीं से आपको पूछेगा, आपको ये याद रखना है। अगले दोस्तों कुछ प्राग ऐतिहासिक काल के सबसे ज़्यादा हमें साक्ष्य 3 जगह से मिलते हैं। वो कौन कौन सी 3 जगह है, तो आप वो लिख लीजिए। पहला है नर्मदा नदी घाटी। दोस्तों नर्मदा नदी घाटी से हमें सबसे पहले मानव कंकाल के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से, नर्मदा नदी घाटी से। दूसरे प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिलते हैं, अभी मैंने बताया क्या, सोहन वैली घाटी, सोहन वैली। देखो वैली वही होता है, घाटी को ही वैली बोलते हैं, तो इसको अपन सोहन नदी घाटी लिख सकते हैं, सोहन नदी घाटी। तीसरे साक्ष्य मिलते हैं हमें कहाँ से, तो याद रखना है बेलन नदी घाटी। क्या, बेलन नदी घाटी, ठीक है।
देखो नर्मदा नदी घाटी का बेस्ट एग्जाम्पल, आप नर्मदा नदी के किनारे कौन सा मतलब एक शहर है होशंगाबाद, सॉरी रायसेन, वहाँ से आपको मिले हैं क्या, नर्मदा नदी घाटी से ही हमें काय के साक्ष्य मिलते हैं, भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा मिली है, जो कि कहाँ कौन से काल की है, पूरा पाषाण काल की है, जो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से हमें भीमबेटका की गुफा प्राप्त हुई है, जो किस काल की है, पूरा पाषाण काल की है। और ये किसके लिए फेमस है, तो आपको याद रखना है ये जो गुफा है ये चित्रकारी के लिए फेमस है। मतलब भीमबेटका की गुफा में काफ़ी ज़्यादा चित्रकारी की गई है, और चित्रकारी के द्वारा ही उस काल के मनुष्य ने अपनी घटनाओं का उद्घृत किया, अर्थात अपनी घटनाओं को बताया कि अपन ऐसे निवास करते थे, ऐसे शिकार करते थे। सारी के सारी जो बातें हैं भीमबेटका की गुफा में आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि कुत्ते के पीछे, सॉरी बिल्ली के पीछे कुत्ते को दौड़ते हुए भी दिखाया गया है। ये भी चित्र हमें भीमबेटका की गुफा से मिलते हैं। आज भी आपको ऐसा तो देखने को मिलता ही है कि जो है कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बातें थी पूरा पाषाण काल की। आगे बात करते हैं अपन, अगर आप चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है 8000 BC से लेकर 4000 BC के बीच का जो टाइम पीरियड है मध्य पाषाण काल में कवर किया जाता है। इसकी क्या क्या विशेषता है भाई, आपको याद रखना है। जैसे कि आपको पता है मनुष्य धीरे धीरे मनुष्य का विकास हो रहा है। यहाँ पर जैसे ही मध्य पाषाण काल में आप आएंगे तो मनुष्य ने पशुपालन स्टार्ट कर दिया, अर्थात यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत कर देता है। और सबसे पहले जो पशुपालन में मनुष्य ने सबसे पहला जो पालतू पशु बनाया वो किसे बनाया, कुत्ते को बनाया। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आया है कि पहला पालतू पशु बताइए मनुष्य का कौन सा था, तो कुत्ते का था। तो पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में मनुष्य के द्वारा कर ली जाती है। और एक पॉइंट आप ये यहाँ पे लिख लीजिए कि इसको पूरा पाषाण काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस काल में जो औजार थे, औजारों का आकार पूरा पाषाण काल के औजारों की तुलना में छोटे थे। थोड़ा आकार उनसे छोटा था, इसलिए इनके औजारों को क्या बोलते हैं, इनके औजारों को, इस काल के जो औजार हुए, जो पत्थर के औजार थे, उसे क्या बोला गया, माइक्रोलिथ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोलिथ औजार किस काल में यूज़ किया जाता था, उपयोग किया जाता था। तो आपको बताना है मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ का उपयोग किया जाता था। इस काल में मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की, आपको जैसे कि बताया। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, दो जगह से मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से, एक तो है बागोर, जो कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और दूसरा है दोस्तों, दूसरा आप याद रखेंगे, दूसरा क्या है, आदमगढ़। दो स्थान से हमें मध्य पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, जो कि MP में स्थित है। ठीक है, बागोर और आदमगढ़ से पशुपालन की शुरुआत हुई, उसके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए, इन दो प्लेसों से प्राप्त हुए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताइए पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो आपको याद रखना है बागोर और आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्लेस है
आपको याद रखना है। सबसे पहले बताइए कि मानव कंकाल के साक्ष्य कहाँ से मिले, जो कि मध्य पाषाण काल के थे। मानव कंकाल के साक्ष्य ये सराय नाहर एक प्लेस है जो यूपी में है। यहाँ से हमें सबसे पहले मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है, जो कि मध्य पाषाण काल के थे। ठीक है, तो इस काल की क्या विशेषता है आपको ये याद रखना है। हाँ, और इस काल में दोस्तों एक चीज़ ये याद रखेंगे कि इस काल में आग का आविष्कार मनुष्य के द्वारा कर लिया जाता है। आग का आविष्कार, लेकिन और उसका इस्तेमाल भी सीख जाता है। आग का आविष्कार भी कर लेता है और उसका इस्तेमाल भी सीख जाता है। इस्तेमाल करना भी सीख जाता है। तो मध्य पाषाण काल की क्या क्या विशेषता है। एक तो ये कि ये पशुपालन करना स्टार्ट कर देता है मनुष्य। दूसरा ये है दोस्तों कि यहाँ पर आग का आविष्कार करना स्टार्ट कर देता है। तीसरा है, आपको याद रखना है, इस काल के जो औजार को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ बोलते हैं। और कुछ साक्ष्य मिले हैं जैसे बागोर और आदमगढ़ से, काहे के पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले आपको याद रखना है। आप मेरे साथ रिपीट करते हुए बोलते भी जाइए। बागोर और आदमगढ़ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और सराय नाहर से हमें मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। अगला है, यहाँ पर इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगली बात करते हैं अपन नव पाषाण काल की। इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगला है दोस्तों नव पाषाण काल के बारे में अपन अब पढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्राग ऐतिहासिक काल पूरा का पूरा कंप्लीट। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे और एक फेमस सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की अपन बात करेंगे। तीसरा क्या है तो नव पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर ही एक आता है क्या, नव पाषाण काल। इस काल में दोस्तों मनुष्य के औजार थोड़े नुकीले हुआ करते थे, ठीक है, जैसे कि फलक जैसे हुआ करते थे, थोड़े नुकीले वगैरह। उस काल को अपन नवपाषाण काल बोलते हैं। इस काल की क्या विशेषता है तो आपको याद रखना है, मनुष्य कृषि, पशुपालन और कृषि करने की शुरुआत। इस काल से मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत और पशुपालन की शुरुआत कर चुका था। अर्थात मनुष्य ने कृषि करना और पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया था नवपाषाण काल में। जैसे कि मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया तो दोस्तों मनुष्य का स्थायी निवास भी इस काल से होने लगा। स्थायी निवास की प्रवृत्ति शुरुआत हो गई मनुष्य के द्वारा। अगला है दोस्तों पहिए का आविष्कार इस काल में हुआ। पहिए का आविष्कार इस काल में हुआ। अब कृषि की जब स्टार्ट हो जाता है तो जाहिर सी बात है, जब कृषि स्टार्ट हो जाएगा तो मनुष्य को क्या जरूरत पड़ेगी, माल ढोने की, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की, काहे के लिए, व्यापार करने के लिए। तो उसके लिए दोस्तों पहिए का आविष्कार कर लेता है। और सबसे पहले जो है एक घोड़ा गाड़ी का यूज़ किया जाता है, काहे के, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए। तो नवपाषाण काल में आपको याद रखना है कृषि और पशुपालन की शुरुआत हो जाती है, स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हो जाती है और पहिए का आविष्कार हो जाता है। सबसे पहले दोस्तों कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो देखिए साक्ष्य से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं प्रमुख साक्ष्यों की। तो कृषि के साक्ष्य हमें मिलते हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। यहाँ पर मेहरगढ़ से हमें काय के साक्ष्य मिलते हैं, कृषि करने के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए साक्ष्य काय के मिले हैं, कृषि के मिले हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों जब कृषि करना प्रारंभ कर दिया था तो सबसे पहले जो खेती करता था मनुष्य वो किसकी करता था, तो सबसे पहले जो फसल थी वो गेहूँ, जौ और कपास। गेहूं, जौ और कपास की सबसे पहले
खेती करना प्रारंभ किया। किस किस की खेती करता था? गेहूं, जौ और कपास की। ठीक है, अगला है चावल की खेती के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? तो आपको याद रखना है, एक प्लेस है कोल्डी हवा, अर्थात चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? चावल की खेती। देखिए, स्टार्टिंग में तो उन्हें गेहूं और कपास की खेती करना प्रारंभ किया होगा, ठीक है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन्हें चावल की भी खेती करना स्टार्ट किया होगा। इसकी जानकारी हमें एक प्लेस है कोल्डी हवा, इलाहाबाद के यूपी में स्थित है, वहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है कि मनुष्य ने नवपाषाण काल में चावल की खेती करना भी प्रारंभ कर दिया। तो कहाँ से मिलते हैं आप ये लिख लीजिए, कोल्डी हवा। ये कहाँ पर है? प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, यूपी। ठीक है, चावल के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं कहाँ से? नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल में इतना ही इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ तो ये पशुपालन और कृषि की शुरुआत करता है, स्थायी निवास की प्रवृत्ति हो जाती है, पहिए का आविष्कार करता है। कुछ साक्ष्य जैसे कि कृषि करने के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। और चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा से मिले हैं। ठीक है, एक प्लेस और आपको याद रखना है, जैसे कि एक स्थान है बुर्ज होम। बुर्ज होम से दोस्तों आपको ये याद रखना है कि बुर्ज होम से हमें मानव कंकाल के साथ, मानव कंकाल के साथ पालतू कुत्ते को भी, पालतू कुत्ते को दफनाया जाता है, उसके साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? बुर्ज होम से। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि उस समय नवपाषाण काल में मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफना दिया जाता था, इसलिए बुर्ज होम से हमें मानव कंकाल के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इतना अपन ने बात कर लिया प्राग ऐतिहासिक काल में। फर्स्ट जो पोर्शन था पाषाण काल की, इतना ही इम्पोर्टेंट है नवपाषाण काल में। आगे बात करते हैं अपन अब काय की? लौह युग की या धातु युग की। ठीक है, धातु युग की बात करें तो आपको धातु युग में अपन क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं? धातु युग, जब मनुष्य धातु का इस्तेमाल कर लेंगे, और सबसे पहले ही मनुष्य के द्वारा जो धातु का यूज़ किया था वो कौन सी धातु थी? तांबा थी। तो वहीं से बन जाता है। सबसे पहले ताम्र युग की पढ़ेंगे अपन बात। जब सिंधु घाटी सभ्यता में अपन आएंगे तो दोस्तों तांबे में टिन मिलाकर सिंधु वासियों ने कांसा का निर्माण किया था और कांसा धातु का प्रयोग करते थे, इसीलिए अपन यहाँ पे पढ़ते हैं कांस्य युग। कांस्य युग के बाद तीसरा आता है दोस्तों लौह युग। जब वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे अपन काय को? लौह युग में। ठीक है, तो ये तीन जो अलग अलग युग है धातु युग में अपन बांटे हैं, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। ठीक है, ताम्र युग की जो बात करेंगे दोस्तों तो उत्तर भारत में ये गंगा घाटी में विकसित हुई ये सभ्यता। कांस्य युग सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता। और लौह युग की बात करें तो आपको याद रखना है लौह युग की शुरुआत एशिया माइनर अर्थात टर्की से हुई। जब आर्य लोग भारत में आते हैं तो उन्हीं के साथ लोहे का प्रचलन भारत में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन इतना ही कवर करते हैं। अगले पार्ट में अपन पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल को और अपन कवर करेंगे कहाँ पहुँच जाएंगे अपन? कांस्य युग में। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल के जो लास्ट का जो टाइम पीरियड रहता है वहाँ पर तांबे का आविष्कार हो चुका था। तो ये बेसिकली ताम्र युग कहाँ किस काल में आएगा? प्राग ऐतिहासिक काल में आएगा। और कांस्य युग दोस्तों ये आएगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इन्हें आद्य ऐतिहासिक काल में अपन कवर करते हैं, जो कि 2500 BC से लेकर 1750 BC के बीच में चलता है। तो आज के इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। अगला लेक्चर अपन कवर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। वहाँ पर अपन अच्छे से कवर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को, और वहाँ से दोस्तों एक ट्रिक भी बताऊँगा जिससे कि आपको सारे के सारे प्लेस याद हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सारी की सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी ये जानकारी मिले और उनका भी फायदा हुए तो उन्हें शेयर कर देना। और जो लास्ट में रेड वाला बटन दिख रहा है दोस्तों उसे सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पे जुड़ जाइए।